कैमरा इधर करो, ये लड़का। दिखाई दे रहे हैं हम? क्या हाल चाल है बताइए। प्रिंस राज सर आपके 2 टेस्ट से टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन में। पर क्वेश्चन 32 और आज 35 ही करेक्ट हो रहा है। 32 35, 50 में 32 35 हो रहा है तो कम थोड़े है जी, बहुत है। 60 70% हुआ ना जी। चलिए, और सब बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है। खुश तो आज आप लोग होंगे, नहीं खुश हैं? अरे बिहार एसएससी एग्जाम डेट दे दिया है, इसी कारण बोल रहे हैं। बिहार एसएससी एग्जाम डेट दे दिया है। बिहार 2023 में वैकेंसी आया था जी। 2023 में वैकेंसी आया, 2025 में पीटी होगा। जानते हैं एगो बात, 2014 में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय पहला आया था। उस टाइम में हम भी स्टूडेंट ही थे, पढ़ ही रहे थे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो है पढ़ा भी रहे थे थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मेन तौर पर पढ़ना 2015 से शुरू किए और कोचिंग खोले 2017 में। तो उस टाइम में जो है कुछ विद्यार्थी को पढ़ाते थे, तो उसमें एक लड़की थी, वो बोली हम बिहार एसएससी का तैयारी नहीं करेंगे। वैकेंसी वही था, हम पढ़ाते थे तो हम यही ना बोलेंगे ना आप इसी का तैयारी कीजिए। तो वो बोली थी ये बात कि बिहार एसएससी का फाइनल होते होते जो है ना मेरा ब्याह शादी बच्चा सब हो जाएगा, इसी वजह से हम बिहार एसएससी का तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन 2014 वाला वैकेंसी संभवतः क्लियर हुआ है 2020-21 में, 2022 में, 2022 में। सच में जो लड़की बोली थी ना, उसके बारे में हम 2022 में पता किए जानबूझ करके, तो पता चला सच में उसका शादी विवाह बाल बच्चा सब हो गया। लेकिन जो है उसका दूसरे में जॉब लग गया था, बिहार एसआई में उसका जॉब लग गया था, समझ गए। तो बिहार एसआई में हमको लगता है 1717 पोस्ट वाला में ही उसका जॉब लगा था, समझ गए। बिहार एसएससी का ये है। बिहार सर, बिहार स्पेशल पढ़ाइए ना प्लीज सर। अरे बाप रे, मतलब एक एगो लड़का कमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब कट पेस्ट कॉपी कर दिया है, तो मजबूरन पढ़ना पड़ता है। बिहार स्पेशल सब तो बहुत सारा बैच में हो रहा है जी। फाउंडेशन बैच में हो रहा है, बिहार पुलिस बैच में हो रहा है, बीपीएससी बैच में हो रहा है, बिहार एसआई बैच में भी हो रहा है। हर बैच में तो हो ही रहा है। अगर आप यहाँ पर किसी भी बैच में पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल हो रहा है, हर बैच में हो रहा है। नहीं हो रहा है जी? तो आप कौन बैच में पढ़ते हैं? किसी बैच में नहीं पढ़ते हैं क्या? लगता नहीं पढ़ता होगा ये। टेस्ट में हो, हाँ हो सकता है। तो 3 माह का समय है, अप्रैल है, मई जून जुलाई, हाँ 3 माह का समय। कितने लोग बिहार एसएससी का फॉर्म गिराए हैं? सब गिराए हैं। हम सोच रहे हैं टेस्ट करवा देते हैं क्या? अच्छा, इसमें जो है ना बात क्या है, मैथ रीजनिंग का थोड़ा वेटेज है, 50% वेटेज है। मैथ रीजनिंग के साथ भी आपको जाना होगा। मैथ रीजनिंग वाले सर से बात नहीं हुआ, आज ये डेट ही दिया है, तो कल बात करते हैं। शुक्रवार को हम आएंगे ना तो बिहार एसएससी को लेकर के कुछ घोषणा करेंगे, ठीक है। और इस बार भी हमको लगता है कि बिहार एसएससी पता नहीं अब क्या करेगा। बिहार एसएससी का कोई माय बाप नहीं है, दूसरा सब बोर्ड का माय बाप है, बिहार एसएससी का कोई माय बाप नहीं है। तो आइए, कल टेस्ट हुआ था ना,
हुआ था ना। आइए अब टेस्ट के क्वेश्चन पे, कैमरा घुरवा दो अब उधर जी। फर्स्ट बैच दरोगा है, मेरा लगातार क्लास नहीं होता है। आनंद कुमार, आनंद जी आपके बैच में तो बिहार स्पेशल हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ाए हैं। एक चैप्टर भी खत्म किए हैं, एक चैप्टर भी खत्म किए हैं, तब हो गया। अरे हो गया। आइए पहला क्वेश्चन, नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली क्या है जानते हैं? सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए लोग। नबदा टोली एक प्रागैतिहासिक स्थल है। नबदा टोली एक प्रागैतिहासिक स्थल है। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे, कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब सीधा आप समझिए ना, मानव जीवन के उत्पत्ति से लेकर 5000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी पर मानव जीवन के उत्पत्ति से लेकर के 5000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्य तौर पर पाषाण युग को पढ़ते हैं, स्टोन एज को पढ़ते हैं। तो नबदा टोली प्रागैतिहासिक स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है। और नबदा टोली है मध्य प्रदेश में, नबदा टोली मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के नबदा टोली से मृदभांड मिले हैं, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन मिला है। और नबदा टोली से जो है कुछ चित्र सब मिला है, चित्र, चित्र समझ रहे हैं ना, चित्र सब मिला है। और नबदा टोली से जो मृदभांड मिला है, नबदा टोली से जो चित्र सब मिला है, जब उसका आयु पता किया गया कार्बन डेटिंग पद्धति से, तो पता चला ये तो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है नबदा टोली। और नबदा टोली जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, उस नबदा टोली की खोज एचडी संकालिया ने किया है, एचडी संकालिया ने किया है। और एक बात जानिए, सिर्फ नबदा टोली ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। बुर्जहोम, गुपकराल, सराय नहर, दमदमा, महदहा, चिरांद, पिकलीकल, संगनकल्लू, ये सब प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, ये सब प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। और जानते हैं यूपीएससी इस सब प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के बारे में पूछा है। जितना प्रागैतिहासिक कालीन स्थल का जिक्र हमने किया है, सब प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के बारे में यूपीएससी पूछा है। और विशेष तौर पर आपके एग्जाम में जो है यही सब पूछा जाता, फलना प्रागैतिहासिक कालीन स्थल की खोज किसने की है, फलना प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से क्या मिला है। तो कहीं से गर्ताबास मिला है, कहीं से हड्डी के उपकरण मिले हैं, कहीं से कृषि के प्रमाण मिले हैं, कहीं से मृदभांड के प्रमाण मिले हैं, कहीं से मानव के अस्थायी रूप में रहने का प्रमाण मिला है। तो अलग अलग प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से जो है अलग अलग वस्तु का प्रमाण मिला है, ये सब पूछा जाता है। जैसे चिरांद प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, बिहार में है, वहां से क्या मिला है जानते हैं? हड्डी का उपकरण मिला है, हड्डी का उपकरण, हड्डी का औजार मिला है।
पहले के जो मानव थे, प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव थे, वे आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी थे। प्रागैतिहासिक कालीन मानव आखेटक थे, शिकारी थे। वो जानवरों का शिकार किया करता था। अब जानवर का शिकार कैसे करेगा, पशु पक्षी का शिकार कैसे करेगा? औजार और होगा तब न करेगा हो। तो प्रागैतिहासिक कालीन मानव के जो औजार होते थे वो पत्थर के बने होते थे, पत्थर के। और फिर प्रागैतिहासिक कालीन मानव के औजार जो है हड्डी के बने होते थे, जानवर की हड्डी के बने होते थे। तो हड्डी के उपकरण या हड्डी के औजार बिहार के चिरांद नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से मिला है। अब जानते हैं प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा HD संकालिया। और अभी जो है थोड़ा सा मतलब कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। मतलब लगभग कुछ दिन, मतलब 1 सप्ताह 10-15 दिन थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है। सब बैच में क्लास लेना पड़ता है। आज तो हमको इतना मतलब चला दिया है ना, इतना सीढ़ी चढ़वा दिया है ना, मतलब कि आज जो चीर फाड़ हुआ है उसमें थोड़ा सा तनाव हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो मतलब अभी जो है मतलब 10-15 दिन थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। टेस्ट ऐसे हम लेंगे और आगे जो है आपका एग्जाम है बिहार SSC का। तो आगे बिट्टू सर का शादी भी है, लेकिन हम पहले से प्लान कर रहे हैं। समझ गए कि आपका टेस्ट जो है डेली टेस्ट अब नहीं रुकेगा। डेली टेस्ट जो है नहीं रुकेगा। हम तो अपने टाइम पढ़ेंगे ही, बाद बाकी बिट्टू सर का शादी है तो स्वाभाविक सी बात है उनको जाना ही होगा। तो उसमें जो है अभी हम हाथ इसलिए खड़ा करवाए थे कि एक देखना चाह रहे थे कितने लोग बिहार SSC दे रहे हैं। एक बार फिर से एक बार बिहार SSC जो फॉर्म भरे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। तो चलिए, अधिकतर लोग दे रहे हैं, गिरा लीजिए। तो उस बीच में जो है तब तक हमको अभी टाइम भी है, 10 दिन का समय। आज क्या तारीख है? 10-12 दिन के बाद सर जाएंगे, 12-15 दिन के बाद जाएंगे हमको लगता है। 10-11 दिन के बाद जाएंगे, 10-11-12 दिन, 10-15 दिन के बाद जाएंगे। तो और शादी में तो मतलब जो है हम लोग के तरफ जो है बड़ी रीति रिवाज होता है। शादी के बाद जानते हैं 4 दिन ससुराल में रहना पड़ता है। समझे? 4 दिन ससुराल में रहना पड़ता है, बड़ी विधि विधान होता है। समझे? तो उसके बाद आएंगे। तो उस बीच में जो है आप लोग हमको थोड़ा बताइए। मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं कि बिहार SSC जो है टोटल 75 गो GS पूछता है, 50 गो साइंस 25 गो साइंस पूछता है। अब 50 गो में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, करेंट, स्टैटिक। और बिहार SSC में हम देखे हैं स्टैटिक अच्छा खासा पूछता है, 5-7 स्टैटिक पूछता है। तो ऐसा करेंगे कि स्टैटिक बिहार और साइंस का भी स्टैटिक बिहार और साइंस का भी स्टैटिक। मतलब बिट्टू सर के अनुपस्थिति में टेस्ट आपका समय से होगा। सिर्फ बिट्टू सर नहीं रहेंगे, उसके स्थान पर कोई दूसरे टीचर रहेंगे जो आपको स्टैटिक बिहार और साइंस का स्टैटिक उसका टेस्ट करवा देंगे। कोई आपत्ति नहीं न होगा। टेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। क्या विचार है? तो बिट्टू सर के स्थान पर बिहार SSC एग्जाम को देखते हुए जो है बिहार SSC का 10 दिन जो है यानी 1 सप्ताह का छुट्टी वो मांगे हैं, बोले हैं 1 सप्ताह हमको छुट्टी चाहिए। तो 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में 3 दिन ना। तो उस 3 दिन में या जितना दिन भी वो एब्सेंट रहेंगे उसमें जो है मतलब बिहार SSC एग्जाम के दृष्टिकोण से ही चीजों को करवा देंगे, ठीक ना। लेकिन हम भी नहीं रहेंगे, नहीं बिट्टू, दूसरे टीचर रहेंगे तो पढ़ लीजिएगा ना। हाँ ठीक है, अच्छे टीचर रहेंगे, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन पे। प्रारंभिक
वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान, मतलब एकदम मगध, सीधी सीधी सी बात है, जानते हैं इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन सीधा सा कह रहा है कि मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? तो मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी रही है राजगृह। कहां रही है? राजगृह। मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी रही है राजगृह। और थोड़ा सा बताते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा और यहां से प्रश्न आता है, समझ गए? थोड़ा समझिएगा। मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी रही है राजगृह। राजगृह के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी बनी है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी बनी है वैशाली, और फिर वैशाली के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी बनी है पाटलिपुत्रा। वैशाली के बाद पुनः बनी है पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, समझ गए? मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी जो राजगृह है, राजगृह को राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने, बिंबिसार ने। आगे चल करके राजगृह के जगह पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया उदाइन ने। उदाइन ने। और फिर पाटलिपुत्रा से वैशाली बनाया शिशुनाग ने। शिशुनाग ने। और वैशाली से पुनः पाटलिपुत्रा बनाया कालाशोक ने। कालाशोक ने। कालाशोक ने। ये सब प्राचीन भारत के शासक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, उदाइन हर्यक वंश का शासक है, शिशुनाग वंश का शासन है, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक है। और जब कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, जब शिशुनाग ने जब कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, जब कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो फिर इसके बाद लंबे समय तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी रही। फिर कई शताब्दियों तक, मतलब कई सौ वर्षों तक, कई शताब्दियों तक मतलब कई सौ वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक मगध साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्रा बनी रही। समझ गए? क्लियर है? और एक बात जानिए, बिहार में होने वाले एग्जाम का ये बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी का क्रम और कहां से किसने स्थानांतरित किया था। और इस क्वेश्चन का भावार्थ यह है कि राजगृह, मगध साम्राज्य की सबसे प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? राजगृह। और जो राजगृह शहर है इसको बिंबिसार बसाया था। कौन बसाया था? बिंबिसार। और जो राजगृह है ना, जो राजगृह शहर है, जो राजगृह शहर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार दरोगा के अंतर्गत जो है एगो एग्जाम हुआ था 2015 में। 2015 में एगो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, बिहार एसएससी लिया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजगृह कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? मतलब धान्य कटक एक बौद्ध केंद्र था, बौद्ध धर्मावलंबी के लोगों का एक केंद्र था धान्य कटक। ये कहां है? आंध्र में है, मतलब आंध्र प्रदेश में है, गंधार में है, कलिंग में है, मगध में है। ये जो धान्य कटक है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है और यह कृष्णा नदी के तट पर है। यह कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है। और कृष्णा नदी के तट पर होने की वजह से जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका काफी ज्यादा महत्व रहा है। और यह जो धान्य कटक नामक शहर है, यह आंध्र सातवाहन वंश के शासकों का कुछ दिनों तक राजधानी रहा है। आंध्र सातवाहन वंश प्राचीन भारतीय इतिहास में आप पढ़ते हैं, जो आंध्र सातवाहन वंश का शासन कई शताब्दियों तक रहा है, जिसकी राजधानी मुख्य तौर पर प्रतिष्ठान हुआ करती थी, उस आंध्र सातवाहन वंश का राजधानी कुछ समय तक धान्य कटक नामक क्षेत्र भी रहा है। समझ गए? तो आंध्र में है ये।
निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिला है? अशोककालीन अभिलेख। देखिए अभिलेख, अभिलेख किसको कहते हैं जानते हैं? आप सब लोग जानते हैं। देखिए जैसे आज के राजा, आज के राजा मतलब मोदी जी, आज के राजा मतलब नीतीश कुमार। अगर आज के राजा को जनता को संबोधित करना है, टेलीविजन पर आ जाते हैं, रेडियो में मन की बात करते हैं और अपनी बात जनता के समक्ष रखते हैं। लेकिन प्राचीन काल में 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 300 शताब्दी ईस्वी पूर्व में, आज जो है हमको ज्यादा सीढ़ी चढ़ा दिया है, समझे ना? ना सुनिए, तो उसी प्रकार से पहले के शासक, पहले के राजा, पहले के राजा को मान लिया जाए जनता को संबोधित करना होता था, तो पहले के राजा जो है जनता को संबोधित करते थे, क्या करते थे? बड़ा सा स्तंभ खड़ा करते थे, पिलर। जैसे ये क्या है? पिलर है, ये जो आप देख रहे हैं पिलर है। तो बड़ा सा पिलर खड़ा करते थे और उस पिलर पर जो है अपना आदेश लिखते थे। मैं आपका राजा फलना, मैं आपको फलना आदेश देता हूं, आपको फलना करना है, आपको चिल्ला करना है। जैसे अशोक, अशोक अपने अभिलेख में लिखा है पशु हत्या पर हम रोक लगाते हैं, कोई पशु हत्या नहीं करेगा। इस प्रकार का चीज अशोक अपने अभिलेख में लिखा है। तो मतलब प्राचीन काल में जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, पिलर बना करके उस पर जो लेख लिखते थे, जो गुफा होता था, जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता था, जो बड़ा पत्थर का टुकड़ा होता था उसको शिला कहा जाता था, उस पर जो लेख लिखता था उसी को अभिलेख कहा जाता था। और भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत ईरानी आक्रमण से हुआ है। जब भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया ना, भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया है 516 ईस्वी पूर्व में, 516 ईस्वी पूर्व में, 516 516 ईस्वी पूर्व में भारत में ईरानियों ने आक्रमण किया था। ईरानी आक्रमण से, और एक बात जानते हैं, जब कोई भी भारत पर आक्रमण किया है ना तो उससे भारत को फायदा भी हुआ है, उससे भारत को फायदा हुआ है। जैसे एक आध गो हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब ईरानी आक्रमण हुआ तो उससे अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ, उससे खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। इसके बाद जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उससे भारत में खजूर उत्पादन, खजूर समझ रहे हैं, खजूर उत्पादन की प्रथा का विकास हुआ। ऊंट पालना, मुस्लिम आक्रमण से ही भारत के लोग ऊंट सब पालना शुरू किए और खजूर का उत्पादन करना सब शुरू किए थे, समझ गए? तो आक्रांता ज्यादातर हानि ही किया है, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ भी पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं पहुंचाया, थोड़ा बहुत लाभ भी पहुंचाया है आक्रांता यानी आक्रमणकारी, समझ गए? तो अब अभिलेख तो आप समझ गए। और एक बात और आप जानिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, एपिग्राफी कहते हैं। अब अशोक, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में था। और जानते हैं अशोक, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। लेकिन अशोक के अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख भारत से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं। अशोक के जो अभिलेख भारत से मिले हैं ना वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन अशोक के जो अभिलेख पाकिस्तान से मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। अशोक के इन अभिलेखों में कालसी, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार, गिरनार गुजरात में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, मेरठ उत्तर प्रदेश। यहां से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी से जो अशोक का अभिलेख मिला है वो खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में
जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। 4 गुण बौद्ध संगति आयोजित हुआ है। और कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ है वो चौथा ना बौद्ध संगति है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुआ है वो चौथा है। यानी पूछ रहा है चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया है? चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया है वसुमित्र ने। किसने किया है? वसुमित्र ने। और चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया है। और इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे अश्वघोष, जो पाटलिपुत्रा के थे, जो पटना के थे। कनिष्क जब पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और जब वापस लौटने लगा तो वो अश्वघोष को भी लेकर अपने दरबार में चला गया था। समझ गए? और जिस वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की है उन्होंने महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की भी रचना की है। उन्होंने महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की भी रचना की है। और जो महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य है, जो महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य है, वो बौद्ध साहित्य चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही लिखा गया है। अब इसके बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, द्वितीय की अध्यक्षता किसने किया, तृतीय की अध्यक्षता किसने किया? तो प्रथम की अध्यक्षता कौन किया है? महाकश्यप। द्वितीय सबाकामी, तृतीय मोगलीपुत्र 30। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? राजगृह। द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्रा। प्रथम बौद्ध सम्मेलन को किसने संरक्षण दिया था? अजातशत्रु। द्वितीय को किस शासक ने संरक्षण दिया? कालाशोक। तृतीय को अशोक ने और चतुर्थ को कनिष्क ने। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में बट गया था। और हीनयान और महायान में बहुत अंतर है, लेकिन एक बेसिक अंतर है। महायान, म से महायान, म से मूर्ति पूजक। महायान मूर्ति पूजक था और हीनयान मूर्ति पूजक नहीं था। महायान मूर्ति पूजक था, हीनयान मूर्ति पूजक नहीं था। यानी महायान संप्रदाय को जो मानता था वो महात्मा बुद्ध का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता था। और जो हीनयानी था वो मूर्ति पूजक नहीं था, वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता था। और महायानी जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानता था और ईश्वर मानते हुए जो है उसकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करता था। महायानी, म से महायानी, म से मूर्ति पूजक। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? सुनिए। हुन शासक। हुनों का शासन कहां था जानते हैं? हुनों का शासन था मूल तौर पर अफगानिस्तान में। भारत के पश्चिम में जाइएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में जाइएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हुनों का शासन था। हुनों का शासन अगर देखा जाए तो हुनों का शासन कहां था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हुनों का शासन था। और हुन आक्रमण गुप्त वंश के समय हुआ था। गुप्त वंश। गुप्तों का शासन मूल तौर पर जो प्रभावी तरीका से रहा है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। ऐसे गुप्तों का शासन 320 ईस्वी से पहले भी रहा है और 550 ईस्वी के बाद भी रहा है। लेकिन एक होता है ना प्रभावी तरीका से, मतलब प्रभावी तरीका से मतलब शक्तिशाली रूप में। तो प्रभावी तरीका से गुप्तों का शासन रहा है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच। गुप्त वंश के समय में ही हुन आक्रमण हुआ था और हुन आक्रमण के वजह से ही गुप्तों का पतन हुआ है। गुप्तों के पतन के पीछे ऐसे कई कारण थे, उसमें एक हुन आक्रमण था। हुन आक्रांता गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासन काल से लगातार भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। हुन आक्रमणकारी गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल से लगातार भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और कई हुन आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। उसमें एक हुन आक्रमणकारी मिहिरकुल ने भी भारत पर आक्रमण किया। और हुन आक्रमणकारी मिहिरकुल ने जो भारत पर आक्रमण किया था
मिहिरकुल के हुन आक्रमण को विफल किया था मालवा का शासक, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा का शासक यशोधर्मन, मालवा का शासक यशोधर्मन, मालवा का शासक यशोधर्मन। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार एक राजवंश था, एक राजपूत राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। राजपूत राजवंश था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी, यानी किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि धारण किया था मिहिर भोज, मिहिर भोज, मिहिर भोज। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। देखिए सुनिए, कश्मीर, भारत के उत्तर में स्थित जो कश्मीर है, मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र कश्मीर है। कश्मीर में सामान्य तौर पर मुसलमानों का ही शासन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं का शासन नहीं रहा है, कश्मीर में हिंदू का भी शासन रहा है। मध्यकाल में कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासकों में नाम आता है यूसुफ शाह चक का। मध्यकाल में कश्मीर के ये अंतिम मुस्लिम शासक हुए, और इस शासक के बाद अकबर, अकबर साम्राज्यवादी शासक था। अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा और 1561-62 ईस्वी से सैन्य अभियान शुरू कर दिया। 1561-62 ईस्वी से सैन्य अभियान शुरू कर दिया, और अकबर जब सैन्य अभियान किया ना, मालवा को जीता, बिहार को जीता, बंगाल को जीता, चित्तौड़गढ़ को जीता, कश्मीर को जीता, काबुल को जीता, उड़ीसा को जीता। तो अकबर कश्मीर का अभियान करके कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, और कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक को कश्मीर से निष्कासित कर दिया, कश्मीर से निष्कासित कर दिया, कश्मीर से निष्कासित कर दिया, और वो बिहार आ गया। और इनका निधन ऐसे तो बिहार में नहीं हुआ था, इनका निधन हुआ था ओडिशा में, इनका निधन ओडिशा में हुआ था, लेकिन इनको दफनाया गया बिहार में, और बिहार में भी इनको नालंदा में दफनाया गया था, नालंदा में, नालंदा में दफनाया गया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। देखिए अकबर, अकबर तो ऐसे बादशाह भी हुए, लेकिन अकबर जानते हैं एक उपाधि भी है, अकबर जो है एक उपाधि भी है। वैसा कोई भी शासक जो कल्याणकारी कार्य करता था, वैसा कोई भी शासक जो धर्मनिरपेक्ष होता था, वैसा कोई भी शासक जो धर्मनिरपेक्ष होता था, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था, उसको अकबर की उपाधि दी जाती थी। यूं तो कश्मीर में अनेकों मुस्लिम शासक हुए, लेकिन कश्मीर के उन मुस्लिम शासकों में जो जनता के कल्याण के लिए कार्य किया था, उनका नाम था जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैसे एक प्रश्न हम आपको कई बार बताए हैं, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, जवाब नहीं दीजिएगा फिर तो हम जवाब देंगे ही। सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक। तो ये दो उपाधि, एक सल्तनत काल का अकबर किसे कहते हैं और दूसरा कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं। तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक और कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए जानते हैं,
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और वह कंपनी इसलिए स्थापित हुई थी क्योंकि वह कंपनी भारत तथा पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार करना चाहती थी। कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में हो गई, लेकिन कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था, मुगलों का शासन था। कंपनी की स्थापना तो हो गई, लेकिन कंपनी को भारत में व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुगलों से व्यापारिक छूट प्राप्त करना था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करना चाहती थी वो मुगलों से मुगल छूट लेना चाहती थी, और मुगलों से मुगल छूट लेने के लिए ही मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। और कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था। और जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में आया था तो जहांगीर को खुश करने के लिए कुछ चित्र सब लेकर आया था। जहांगीर का चित्रकारी में बड़ी रुचि था, जहांगीर का चित्रकारी में बड़ी रुचि था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अगर कोई एक चित्र है, उसका नाक कोई एक चित्रकार बनाया है, कान दूसरा चित्रकार बनाया है, हाथ दूसरा चित्रकार बनाया है, तो जहांगीर देखकर और छूकर बता सकता था कि नाक कौन बनाया है, कान कौन बनाया है और हाथ कौन बनाया है। इतना अधिक चित्रकला में पकड़ था जहांगीर का। तो जब कैप्टन हॉकिंस आया था ना, बहुत सारा उपहार लेकर के आया था, और उपहार के रूप में चित्र सब लेकर के आया था। और दूसरी बात, मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। फारसी भाषा सीख कर आया था कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा में जहांगीर से बात किया, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर को रिझा भी लिया, और जहांगीर लगभग तैयार भी हो गया था व्यापारिक छूट देने के लिए। लेकिन पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगाली कंपनी के लोग जहांगीर को थोड़ा भयभीत कर दिया, तो फिर व्यापारिक छूट नहीं दिया। लेकिन जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से इतना खुश हुआ कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपना मनसबदार बना लिया, मतलब अपना सरकारी नौकर बना लिया। और साथ ही साथ कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि मुगल बादशाह जहांगीर ने दिया। और एक बात और जानिए, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ही है। ऐसे भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है रॉल्फ फिंच, और स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है जॉन मिल्डन हॉल। लेकिन मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज अगर देखा जाए तो कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस है। समझ गए? और कैप्टन हॉकिंस कौन जहाज से आया था? हेक्टर, हेक्टर नामक जहाज से आया था। और भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज जहाज है हेक्टर है, और हेक्टर जहाज का ही कप्तान था कैप्टन हॉकिंस। इसी वजह से इसको नाम दिया गया कैप्टन हॉकिंस। अरे, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? यानी कौन ऐसा इमारत है जो फतेहपुर का शान कहा जाता है? बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, साहब शाहजादी अंबा का महल। देखिए, मुगल बादशाह अकबर, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को बसाया, और अकबर ने अपनी राजधानी भी फतेहपुर सिकरी को बनाया।
और अकबर ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में कई सारे भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद भी बनवाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा भी बनवाया, और भी कई सारे मरियम महल और भी कई सारे महलों का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया। लेकिन शान फतेहपुरी फतेहपुर में स्थित जामा मस्जिद को कहा जाता है, और फतेहपुर में स्थित जो जामा मस्जिद है उस मस्जिद को शुक्रवारी मस्जिद भी कहा जाता है, उस मस्जिद को शुक्रवारी मस्जिद भी कहा जाता है। समझ गए? आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा जानते हैं? ये जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है ये अंतिम मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल बादशाह है। वही प्रथम मुगल बादशाह बाबर और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसके शासनकाल में मुगलों का शासन दिल्ली तक सीमित रह गया था, दिल्ली तक सीमित रह गया था। अकबर के समय जिस मुगलों का शासन लगभग पूरा भारतवर्ष में, मान लीजिए दक्षिण भारत के कुछ एरिया को छोड़कर, अकबर के समय जिस मुगलों का शासन दक्षिण भारत के कुछ एरिया को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में था, उस मुगल वंश का शासन अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के आते आते सिर्फ दिल्ली तक रह गया। दिल्ली में भी कुछ खास एरिया तक ही रह गया। अगर वास्तविक तौर पर कहिएगा ना, बहादुर शाह जफर का शासन जो है ना सिर्फ लाल किला भर रह गया था, सिर्फ लाल किला भर रह गया था बहादुर शाह जफर का शासन। सिर्फ लाल किले में उसका राज चलता था, लाल किले के लोग उसके फरमान को मानता था, उसके अलावा कोई नहीं उसके फरमान को मानता था। समझ गए? लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ लाल किला है नहीं, ऑप्शन में अगर सिर्फ लाल किला होता ना तो सिर्फ लाल किले आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। बिहार बनारस कहां? एक चीज को दिमाग में जाने, सिर्फ दिल्ली तक रह गया था, सिर्फ दिल्ली तक रह गया। अब ऑप्शन पकड़िए, ए होगा चांदनी चौक से पालम, 1733 ईस्वी की जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया था? यानी जनजातियों को आदिवासी कौन कहा था? जनजाति को आदिवासी कहा था ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा। पश्चिमी भारत के डिक्के कड़वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल या शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। है सुनिए, देखिए भारत में एक से बढ़कर एक समाज सुधारक हुए, बहुत सारे समाज सुधारक हुए भारत में। एक समाज सुधारक हुए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का संबंध सती प्रथा से। फिर आपको शिशु हत्या, एगो अंग्रेज हुआ लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना है 1798 से 1805 में, और उनसे पहले बना है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर 1793 से 98। बाल या शिशु हत्या मतलब बच्चा के जन्म लेते ही उसको जो मार दिया जाता था उसी को बाल या शिशु हत्या कहा जाता है। बाल हत्या या शिशु हत्या पर रोक सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेजली ने लगाया है। फिर आपको स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर आवाज बुलंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, राजा राम मोहन राय ने किया है, और भी कई सारे समाज सुधारकों ने किया है।
लेकिन पश्चिमी भारत के जो डिक्के कड़वे थे, समाज सुधार में इनका जो योगदान है विधवा पुनर्विवाह को लेकर, विधवा पुनर्विवाह को लेकर है। अब आप समझिएगा यहां पर विधवा पुनर्विवाह क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर हिंदू कानून क्या कहता है जानते हैं? सामान्य तौर पर हिंदू कानून यह कहता है कि हिंदू महिला हो या पुरुष, आपको सिर्फ एक विवाह करने का अधिकार है। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में होता क्या था जानते हैं? 18वीं 19वीं शताब्दी में होता ये था, बाल विवाह होता था। 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में विवाह होता था। कम उम्र में विवाह होने के वजह से लड़की हो या लड़का, दोनों का शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण काफी ज्यादा होता था। मतलब जितना विकास होना चाहिए, जितना शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, बाल विवाह होने के कारण जो है उतना हो नहीं पाता था, जिस वजह से महिला बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती थी। और विधवा महिला को ना तो उसके ससुराल वाले ना उसके मायके वाले एक्सेप्ट करता था। वही आज के डेट में भी अगर कोई ससुराल वाला या मायके वाला विधवा औरत को एक्सेप्ट करता है तो आप देखते होंगे न्यूज में चल आता है, वायरल हो जाता है कि फलना फलना कर दिया है। तो मतलब विधवा महिला एक प्रकार से समाज के लिए अभिशाप के समान थी। और हिंदू धर्म में दोबारा विवाह आप कर नहीं सकते, ऐसा नियम था। लेकिन विधवा महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। विधवा महिला की दयनीय स्थिति को देखते हुए ईश्वरचंद विद्यासागर ने, डी.के. कर्वे ने, राजा राम मोहन राय ने तथा और भी कई सारे समाज सुधारकों ने इस बात को लेकर आवाज बुलंद किया कि विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार दिया जाए, यानी विधवा पुनर्विवाह हो। और इसको लेकर कानून भी बनाया गया, और इसको लेकर कानून बनाया लॉर्ड कैनिंग कानून बनाया, और कानून बनाकर विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया, फिर से विवाह करने का अधिकार दिया। उसी को विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है। पश्चिमी भारत मतलब महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के इलाका में डी.के. कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को लेकर के प्रखरता से अपनी आवाज को बुलंद किया था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसको कहा जाता है जानते हैं? वैसा समाचार पत्र जो सीधे तौर पर एकदम सिंपल भाषा में कहे तो वैसा समाचार पत्र जो 19वीं 20वीं सदी में अंग्रेजों के प्रति उकसाता था, कि नहीं अंग्रेज फिरंगी है, विदेशी है, इसको बाहर करना है। वही राष्ट्रवादी समाचार पत्र हुआ। द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तीनों एबीसी तीनों राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। चित्तरंजन दास। अच्छा, 1922 में अधिवेशन कहां हुआ था? गया में ना, और गया बिहार में ना पड़ता है। वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 बार वार्षिक अधिवेशन हुआ है, 1912 और 1922। 1912 में पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किया था आर.एन. माधोलकर ने, और 1922 में बिहार के गया में जिसकी अध्यक्षता किया चित्तरंजन दास। अब सुनिए, चित्तरंजन दास जब 1922 के
गया के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चित्तरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के समक्ष जो प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने रखा अध्यक्ष होते हुए, उस प्रस्ताव को चित्तरंजन दास पारित नहीं करवा सका, जिस वजह से चित्तरंजन दास कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर चित्तरंजन दास ने पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक नई पार्टी वर्ष 1923 में बनाया, जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वराज पार्टी। महात्मा गांधी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की कभी अध्यक्षता किए हैं? एक बार, वर्ष 1924। मौलाना अबुल कलाम आजाद किए हैं। आजादी से पहले सबसे ज्यादा समय तक तो यही ना रहे हैं, 1940 से 46 तक नहीं रहे हैं। और इसके बाद 1921 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, 1921 में जो हुआ था अहमदाबाद में, 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? हकीम अजमल खां। 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां किया था। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, महात्मा गांधी ने किया। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। हावड़ा षड्यंत्र केस है, जानते हैं? जैसे कांग्रेसी हुआ करता था, अब कांग्रेसी के भीतर ही उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी हुआ करता था। वैसे ही जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी हुआ करते थे। क्रांतिकारी। और जानते हैं, क्रांतिकारी होना बहुत बड़ी बात है। क्रांतिकारी कुछ ही लोग हो पाते हैं, जिसमें वो क्रांतिकारी है चुनामी सर। जानते हैं इसको? मतलब वो क्रांतिकारी है, मतलब क्या कहा जाए, मतलब वो दूसरे तरह का क्रांतिकारी है। मतलब शिक्षा जगत से हट करके वो क्रांतिकारी है। तो ठीक है, हर कोई अच्छे कामों में क्रांति थोड़े ला सकता है, तो कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो और भी काम है उसमें क्रांति लाए, समझे? मतलब उसका तर्क सब, कभी कभी उसको हम बीपीएससी आंदोलन में जाने। बीपीएससी आंदोलन में पहले हम जानबो नहीं करते थे उतना, लेकिन उसके बाद जब बीपीएससी आंदोलन में जाने तो बीच में रेस्ट में थे, तो एक आध गो उसका वीडियो देखे। मतलब एकदम फालतू तर्क, कुछ भी समझे, कुछ भी बिना तर्क का तर्क। अरे आप तर्क दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्रामाणिकता होनी चाहिए ना, तो कुछ भी प्रामाणिकता नहीं, तो वैसा क्रांतिकारी भी नहीं होना चाहिए, समझ गए? और बहुत कम लोग ही क्रांतिकारी हो पाते हैं, समझे? तो आजादी के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा देवी, भगवती चरण बोहरा, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब क्रांतिकारी थे। ये सब क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी को जानते, किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसको सिर्फ आजादी चाहिए। हर सूरत में उसको आजादी चाहिए, हर सूरत में उसको आजादी चाहिए। चाहे खून हो, खून करेंगे लेकिन आजादी चाहिए, समझे? भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी जो है, जब भगत सिंह भागता था ना, मतलब भगत सिंह जब किसी कांड को अंजाम देकर भागता था, तो उसमें दुर्गा देवी बड़ी मदद किया करती थी। दुर्गा देवी जो है काल्पनिक पत्नी बन जाती थी भगत सिंह की,
समझ गए। भगत सिंह का ऐसे तो विवाह हुआ नहीं है। तो दुर्गा देवी सब वो सब क्रांतिकारी महिला थी, समझ गए। तो मतलब मदद करती थी भगत सिंह को एक जगह से दूसरे जगह भगाने में, समझ गए। तो क्रांतिकारी जब किसी घटना को अंजाम देता था ना, तो क्रांतिकारी को पकड़ कर उस पर केस चलाया जाता था। जैसे भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या किया, इसको लेकर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर जो केस चलाया गया उसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही भगत सिंह को फांसी मिला है। और भगत सिंह जो है बोला था कि हमको फांसी मत दीजिए, जैसे हम सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किए हैं वैसे ही आप भी हमको आप भी अंग्रेजी सरकार गोली मारकर हमारी हत्या कर दे, समझ गए। तो लाहौर षड्यंत्र के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, ये सब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ये तीनों लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद भी लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। फिर आगे है अलीपुर षड्यंत्र केस। जानते हैं सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बंगाल प्रेसिडेंसी में उभर कर सामने आया था। और बंगाल प्रेसिडेंसी के क्रांतिकारियों के पास अवैध हथियार था, अवैध हथियार रखता था। जैसे अभी जैसे एक मेरीन ड्राइव में एगो प्रेमी प्रेमिका मरा है, उसके पास अवैध हथियार था, मतलब लड़की को भी मार दिया, अपना भी मर गया, मतलब बिना लाइसेंस का हथियार। तो बंगाल के क्रांतिकारियों के पास बिना लाइसेंस का हथियार होता था। इस आलोक में बंगाल के 34 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। उस केस को ही अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता। उस केस से घोष बंधु संबंधित था, जिसमें अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष। तो अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष संबंधित था। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक, 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक पूरा डिस्कशन करवा रहे हैं हम, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। वो हम बोलने के लिए बोल दिए, ठीक है, सब चीज तो बताइए रहे हैं, समझ गए। तो ध्यान से सुनिए। कौन बताना है? दिल्ली षड्यंत्र केस। भारत की राजधानी 1774 से 1911 तक कोलकाता रही है। 1911 में, दिसंबर 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। उस तीसरे दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया जाएगा। और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी। जब भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली बनी, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पहले कोलकाता में रहता था, क्योंकि भारत की राजधानी कोलकाता थी। वो अपना बोरा बिस्तर समेट करके कोलकाता से दिल्ली आ रहा था। जब हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में प्रवेश करने वाला था, उन पर बम फेंका गया। इसको लेकर जो केस भारत के क्रांतिकारियों के ऊपर चलाया गया, उसी केस को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और बसंत बिस्वास। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और बसंत बिस्वास। और एगो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी है, उनका संबंध हावड़ा षड्यंत्र केस से था। क्या होगा उत्तर? सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई? 120 सदस्यों वाला चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत की गई। अस्पृश्य यानी छुआछूत, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह पत्रिका जो है गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा प्रकाशित की गई थी। गोपाल बाबा वलंगकर।
आगे आइएगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं मतलब उपग्रह की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह के उपग्रह अर्थात चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो ने किया था, जिस वजह से जानते हैं शुरुआती बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को गैलीलियो उपग्रह नाम दिया गया। गैलीलियो उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह को गैलीलियो उपग्रह नाम दिया गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की खोज शुरुआती में गैलीलियो ने ही किया था। गैलीलियो होगा उत्तर। कौन सा सेल मतलब कौन सा चट्टान, सेल मतलब चट्टान, कौन सा चट्टान फेनेरिटिक बनावट का उदाहरण नहीं है? गैब्रो, गैब्रो चट्टान। सारगेसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। देखिए यह है संसार, विश्व, और ये जो लाइन खींच रहे हैं यह है विषुवत रेखा, और ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये सब जलीय भाग है, जल मंडल है, पानी है। उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश के बीच में जो ये जलीय भाग है यह है अटलांटिक महासागर। विषुवत रेखा के ऊपर में जो अटलांटिक महासागर है नॉर्थ, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे है साउथ अटलांटिक महासागर मतलब दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में सारगेसो सागर है। सारगेसो सागर का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसका देशांतरीय विस्तार है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में जो जलीय भाग है, इसी को के बीच में जो शांत जल का क्षेत्र है उसी को सारगेसो सागर कहा जाता है। सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल भी कहा जाता है, और इस सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। स्पेन के नाविकों ने देखा था। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है? देखिए जैसे भारत में मक्का, तंबाकू, आलू, टमाटर, ये सब पहले भारत में उगता था, नहीं उगता था। लेकिन जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ ना, तो पुर्तगाली ये सब भारत लाया। तो वैसे ही फिलीपींस में जो है पहले गन्ना और नारियल का खेती नहीं होता था, तो फिलीपींस में गन्ना और नारियल का खेती का श्रेय, यानी फिलीपींस में गन्ना और नारियल का खेती शुरुआत करने का श्रेय स्पेन और अमेरिका के नाविकों को जाता है। स्पेन और अमेरिका के नाविकों को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन एक गलत? देश और लोहयस्क उत्पादन क्षेत्र, करागांडा लोहयस्क उत्पादक क्षेत्र कजाकिस्तान में है, सही है। अच्छा एक बात बताइए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। लैंडलॉक्ड समझते हैं ना? वैसा देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है उसी को लैंडलॉक्ड कहा जाता है। और एक बात जानते हैं, जो देश समुद्री सीमा नहीं बनाता है वो देश कभी सुपर पावर नहीं हो सकता है, वो देश कभी सुपर पावर नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, सुपर पावर में अमेरिका है, चीन है, रसिया है, देखिए समुद्री सीमा बनाता है? एकदम बनाता है। क्योंकि देखिए समुद्री सीमा नहीं बनाएगा उसके पास नौसेना होबे नहीं करेगा,
और बिना नौसेना का आप विश्व पावर बन जाइएगा, सुपर बॉस बन जाइएगा, पॉसिबल ना है। तीनों सेना होना चाहिए, तब आप सुपर पावर बन पाइएगा। भारत समझिए बहुत शानदार देश है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत सुपर पावर बन सकता है, भारत सुपर पावर बन सकता है, लेकिन भारत का राजनीति सब ठीक ना है। भारत का राजनेता सब जो है ना, 4.5 साल काम नहीं करेगा, मुर्गा दारू 2,000 रुपया पॉकेट में। तो ऐसे नेता को काम नहीं करना चाहिए। तो नेता का मेंटेलिटी के वजह से भारत सुपर पावर नहीं बन पाया। नहीं तो भारत में इतना अच्छा अच्छा ब्रेन है, भारत में इतना खनिज संपदा है, भारत सुपर पावर बन सकता था। समझ गए? प्राचीन काल में सभ्यता के उदय में सुपर पावर कौन था? भारत था। ये तो यहाँ के राजनेता के मेंटेलिटी के वजह से भारत का ये स्थिति है। यूक्रेन में स्थित लो अयस्क उत्पादक क्षेत्र किब्रोई रॉग है। हाँ, किब्रोई रॉग यूक्रेन में है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, वही यूक्रेन है। ये भी सही है। नॉर्मेंडी लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जर्मनी में है? नहीं, नॉर्मेंडी लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र फ्रांस में है। फ्रांस में है, फ्रांस में है। पायरेनीज फ्रांस में है, सही है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है? नहीं है, यानी घुमंतु जनजाति नहीं है। एक तो जनजाति का मतलब आदिवासी। कुछ आदिवासी ऐसा होता है जो जानवर सब पालता है। जैसे भारत में टोडा जनजाति पशुपालक है, जानवर पालता है, तो टोडा चरवाहा जनजाति है। टोडा को चरवाहा जनजाति कह सकते हैं। चरवाहा मतलब क्या? चरवाहा किसको कहा जाता है? मतलब जो गाय भैंस चराता है, मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब गाय भैंस को लेकर के जाता है, खेत खलियान में खिलाता है। चरवाहा का मतलब यही होता है। आप लोग को भी नौकरी उकरी नहीं होगा तो अंतिम में चरवाहा बनिएगा। बकरी आप लोग खरीद लीजिएगा, वो चराइएगा। बकरी पालन में बहुत मुनाफा है, समझे? तो घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है। पिग्मी, कजाक्स, मसाई, लेप्स। पिग्मी 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 जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, और यह जनजाति आखेटक है, मतलब शिकारी है। यह जनजाति आखेटक है, मतलब शिकारी है। ये चरवाहे नहीं है, पिग्मी। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश रूस, चिली, चीन, ब्राजील। मतलब कौन ऐसा देश है जो जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण में सबसे अधिक है पूरे विश्व में? समझ गए? आंसर हो जाएगा चिली। चिली मतलब देखिए यहां पर चिली है। कहां है जी चिली? दक्षिणी अमेरिका महादेश में यहां पर चिली है। ये देखिए चिली है। ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है यही चिली है। कोई भी मानचित्र जब हम लोग लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण। ये चिली है। इसका उत्तर से दक्षिण में लंबाई सबसे ज्यादा है, और इस देश का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 4300 किलोमीटर है। 4300, 4300। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना? 3214 किलोमीटर न है भारत का। वैसे ही चिली का है 4300 किलोमीटर, जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार बहुत कम है। देशांतरीय विस्तार बहुत कम है। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसका देशांतरीय विस्तार काफी कम है। चिली होगा उत्तर। निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोष नीचियों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारबार, गोंडवाना, कुडप्पा, बिंद।
गोंडवाना। क्यों होगा जानते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा यही चट्टान भारत में पाया जाता है और इस चट्टान से कोयला का उत्पादन होता है। ये सब चट्टान तो थोड़ा कम पाया जाता है। गोंडवाना होगा उत्तर। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का निर्माण गंगा और उसके सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और गंगा के मैदान को पेनीप्लेन कहा जाता है, पेनीप्लेन। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। बीना बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेतवा। और बेतवा नदी पर ही माता टीला परियोजना है, जिस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों लाभान्वित होता है। किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? राजस्थान के सिरोही जिले में। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है? परिरेखा बंधन विधि क्या होता है जानते हैं? ये जो है मृदा संरक्षण का एक तकनीक है। परिरेखा बंधन विधि मृदा संरक्षण का एक तकनीक है। मृदा संरक्षण का एक तकनीक है परिरेखा बंधन विधि। प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उफान, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला। अब त्रिन्ना इनमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? जानते हैं, दूध मूल तौर पर गाय और भैंसे ने देता है वो, और दूध हम लोग खाते हैं। तो ये जो है ना, इसमें थार पारकर, राठी, हल्लीकर, मेवाती, ये सब किसका नस्ल है जानते हैं? महाराज गाय का नस्ल है। ये सब थार पारकर, हल्लीकर, मेवाती, राठी, ये सब गाय का नस्ल है। इसमें राजस्थान का नहीं है, पूछ रहा है ना। थार पारकर, राठी, मेवाती, ये तीनों राजस्थान का है, हल्लीकर नहीं है। हल्लीकर कहां, किस राज्य के गाय का नस्ल है जानते हैं? हल्लीकर जो है कर्नाटक के गाय का नस्ल है, कर्नाटक। और ये सब ऐसा गाय है, जैसे एक होता है देसी गाय और एक होता है जर्सी गाय। जर्सी भी एक गाय का नस्ल है और गाय का वैसा नस्ल जो अधिक दूध दे, सामान्य तौर पर उसको हम लोग जर्सी कहते हैं। और देसी नस्ल का गाय बहुत कम दूध देता है। और ये सब जो गाय है सब काफी ज्यादा दूध देता है, मतलब 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, समझ गए, ऐसे दूध देता है ये सब गाय। तो ये हल्लीकर है, कर्नाटक का है। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक है रेचल कार्सन। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा? सामान्य तौर पर माना जाता है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर प्रस्तावना बना
और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता न है? भारतीय संघराज्य पद्धति भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता है। हाँ, यह भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो स्वतंत्र होगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह शासन प्रणाली की विशेषता है। ये उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा कौन विशेषता नहीं है। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है, यह भारतीय शासन प्रणाली की विशेषता है। हाँ है, कहिएगा कैसे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। संघ सूची, राज्य सूची का प्रावधान करके केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का ही तो विभाजन हुआ है। जो विषय संघ सूची में है उस पर कानून संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, जैसे रक्षा, विदेश, ये सब संघ सूची का विषय, रेलवे, ये सब संघ सूची का विषय, इस पर कानून बनाएगा संघ सरकार। अब जो विषय राज्य सूची में है उस पर विषय राज्य सरकार, उस पर कानून राज्य सरकार बनाएगा, जैसे कृषि, पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय, उस पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। तो संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान करके भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ। हाँ या ना? तो ये भी विशेषता है न हो। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब भारतीय संघराज्य क्षेत्र में जो 28 राज्य है उन राज्यों को राज्यसभा में एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, नहीं बल्कि असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीट, बिहार को 16 सीट, तो असमान प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी विशेषता है न हो। और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद में राज्यों को जो सीट दिया जाता है वो उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में, तो ये भी विशेषता है। असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए ना, उत्तर प्रदेश 31, बिहार 16। अगर समान प्रतिनिधित्व होता तो 31 को उत्तर प्रदेश को है तो बिहारों को 31 को होता, तो समान तो है नहीं, असमान। ये भी विशेषता है। तो जब एबीसी विशेषता है तो कौन नहीं है? डी। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है ना? नहीं। मतलब भारत में जो 28 राज्य है, 28 राज्य अपनी सहमति से भारत में शामिल हो ना, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत है ये। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? मतलब छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र किस अधिनियम का परिणाम है? किसका परिणाम है? देखिए, एक बात बताइए, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तब ना छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश का विभाजन करने को लेकर वर्ष 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जो भारत का 26वां राज्य बना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन हम देते हैं, झारखंड का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित? 17, 19, 23, 24। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। ये तो बच्चों के मौलिक अधिकार से संबंधित न है।
19 में 6 प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति, कहीं भी बिना हथियार का एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार, संगम संघ या पार्टी बनाने का अधिकार, भारतवर्ष में कहीं भी घूमने का अधिकार, भारतवर्ष में कहीं भी जमीन खरीदकर बसने का अधिकार, अपना जीवन यापन करने हेतु कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। ये भी तो बच्चा से संबंधित नहीं हुआ। 23 मानवों के दुर्व्यापार और बलात्सरम पर रोक, जैसे वेश्यावृत्ति की प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए लड़की का व्यापार होता है तो उस पर रोक 23 के तहत। बेगारी प्रथा मतलब बिना मजदूरी दिए काम करवा लेना, बेगारी प्रथा पर रोक, ये सब 23। और अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों खान, कारखाना या किसी भी अन्य काम में शामिल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 ही बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है, बच्चों को शोषण से बचाता है। तो आंसर क्या होगा? 24। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? यानी क्वेश्चन ये है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आप अनुच्छेद 57 को पढ़िए। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत करके वह उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। लेकिन अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावे अन्य सभी राष्ट्रपति सिर्फ 1 बार ही बने हैं। आंसर हो जाएगा कितनी भी बार, यानी जितनी बार हो उतनी बार। आगे आइएगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। सुनिए, जानते हैं आज तक के इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उन सभी राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ऐतिहासिक राष्ट्रपति का चुनाव, चौथी बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में, दूसरी बार 1957 में, तीसरी बार 1962 में, चौथी बार 1967 में और पांचवी बार 1969 में। चौथी नहीं, पांचवी बार 1969 में। आज तक भारत में जितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसमें सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक चुनाव पांचवी बार हुआ है 1969 में। इसमें राष्ट्रपति 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उसमें राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार थे बीबी गिरी और दूसरे उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। बीबी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बीबी गिरी को सपोर्ट की।
इसी वजह से 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी की जीत हुई। बीबी गिरी की जीत हुई। बीबी गिरी की जीत हुई। और यही राष्ट्रपति का चुनाव है जिसमें सबसे कम मतों के अंतर से कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, तो वो बीबी गिरी है। तथा द्वितीय वरीयता के मत से अगर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो वो भी बीबी गिरी है। और अगर कोई प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बना तो वो भी बीबी गिरी है। बीबी गिरी चुनाव जीत गए, लेकिन उनके विपक्ष में जो उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीबी गिरी ने धांधली किया। बीबी गिरी ने धांधली किया। और फिर नीलम संजीव रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया कि नहीं, बीबी गिरी ने धांधली करके राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और फिर नीलम संजीव रेड्डी ने जो सुप्रीम कोर्ट में बीबी गिरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती दिया, उसकी सुनवाई उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिकरी, एमएस सिकरी, हाँ पूरा नाम है एमएस सिकरी की अध्यक्षता में नीलम संजीव रेड्डी के याचिका पर सुनवाई हुआ। और उस सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो निर्णय बीबी गिरी के पक्ष में दिया। निर्णय बीबी गिरी के पक्ष में दिया। समझ गए? और जब सर्वोच्च न्यायालय में बीबी गिरी के राष्ट्रपति बनने को चुनौती दिया गया था, तो फिर उस दौरान बीबी गिरी सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीबी गिरी। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? यानी अरे मंत्री सब होता है न हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री होता है न हो। तो मंत्रियों की संख्या सीमित की संविधान संशोधन के तहत किया गया। मतलब ये पूछा जा रहा, मतलब ये कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सीट के 15% से अधिक नहीं होगा। और लोकसभा में कुल सीट है 543। 543 का 15% निकालिएगा तो 81-82 आएगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री 81-82 से ज्यादा ना हो, यह प्रावधान की संविधान संशोधन में किया गया। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? देखिए सुनिए, अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी। आदिवासी के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित है? हाँ है। कितना सीट? 47। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीट आरक्षित है। कितना सीट? 47। कितना सीट? 47। 47 सीट आरक्षित है। समझ गए? और एक बात जानिए, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा है उसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीट आरक्षित होता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा का कोई सीट आरक्षित न है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति
कहां है? मध्य प्रदेश में ना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे ज्यादा सीट आरक्षित है। कितना सीट जानते हैं? 6 6 6 6 विधानसभा में है महाराज, वो विधानसभा में है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा में अंतर न होता है जी। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लाउज 2 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लाउज 2 को पढ़िएगा तो यह अनुच्छेद जानकारी देता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वहीं राज्य का मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 के तहत सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? जानते हैं? सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है केशवानंद भारती वाद, जिसमें मामलों की सुनवाई 13 जजों की बेंच ने किया। और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी गोलखनाथवाद, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी गोलखनाथवाद, जिसमें 11 जजों की बेंचों ने सुनवाई किया था। 11 जजों की बेंचों ने सुनवाई किया था। तो गोलखनाथवाद केस 1967 में इसका जजमेंट आया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? सुनिए, जानते हैं अभी तक कितना वित्त आयोग का गठन हुआ है? 16 ना, 16। अभी तक 16 वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिसमें 5वां वित्त आयोग सिफारिश किया था। 5वां वित्त आयोग, 5वां वित्त आयोग यह सिफारिश किया था कि अगर कोई राज्य आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, भौगोलिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अगर कोई राज्य आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, भौगोलिक तौर पर उस राज्य में अगर बहुत ज्यादा पर्वत ही है, तो उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि उन राज्यों का विकास हो सके। और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना शुरू वर्ष 1969 ईस्वी से हुआ है। 1969, 1969 भारत के भीतर राज्यों को विशेष राज्य का, देखिए इस बात सुनिए ना, आप जो लिख रहे हैं ना, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि भारतवर्ष में राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का सिफारिश किस वित्त आयोग ने किया था? 5वां वित्त आयोग ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत में राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना शुरू हुआ 1969 ईस्वी से। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें से कौन राज्य को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? बिहार ना, बिहार आंसर होगा बिहार। और नीतीश जी एक बार जो है भाजपा को धोखा दिए थे इसी आधार पर कि जो है भाजपा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता है, और दूसरा बार धोखा दिए कि तेजस्वी भ्रष्टाचार कर रहा है राजद को, और तीसरा बार राजद को धोखा दिया कि काम करने में मन नहीं लग रहा है तेजस्वी के साथ। मतलब लेटेस्ट जो धोखा दिया है उसमें यही बोला है कि इसके साथ काम करने मन नहीं लगता है। तो तेजस्वी उस पर जवाब दिया था कि हम मुख्यमंत्री के मनोरंजन के लिए नाचे। मतलब नीतीश जी भी कुछ उलुल जुलुल बयान देते रहते हैं। लेकिन बिहार में
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कोई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कोई। सी, वाह, चलिए बहुत बढ़िया है। सी जो भी लोग बोले हैं सही है उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, यानी विकेंद्रीकरण किया गया मतलब शासन का पावर जो है लोकल स्तर तक दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और फिर पंचायती राज के पदाधिकारियों को शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई स्थानीय स्तर पर। यही तो विकेंद्रीकरण है। तो इसके तहत निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था, न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था, प्रशासनिक शक्ति, ये तीनों हुआ है, लेकिन न्यायिक शक्ति, न्याय को लेकर कुछ नहीं हुआ है। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। देखिए केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना अगर देखी जाए तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है 2 सितंबर 1946 को। क्रिप्स मिशन के आने के बाद, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ 1942। सॉरी, आने के पहले, सुनिए एक मिनट। क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ है। तो 1942 के पहले हुआ है? नहीं। 1942 के बाद हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा बढ़िए। 1942 के बाद है ना 1946 आता है। हाँ हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा बढ़िए। कैबिनेट मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन भारत आया है मार्च 1946 में। तो मार्च 1946, हाँ ये भी हो सकता है। माउंटबेटन की योजना के पेश करने के बाद, माउंटबेटन योजना पेश हुआ है 3 जून 1947। बताइए उत्तर क्या होना चाहिए, बी या सी? सी ना, सी इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि अंतिम वायसराय वही थे माउंटबेटन। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास। धन्यवाद सभी लोगों।